इस अस्पताल में कैंटीन और जन औषधि केंद्र की हुई शुरुआत। मरीजों के तीमारदारों को निःशुल्क मिलेगा भोजन। निःशुल्क व्यवस्था का विधानसभा अध्यक्ष ने किया उद्घाटन। नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। केंद्रीय बजट के बाद अब धामी सरकार भी राज्य की बजट की तैयारियों में जुट गई है। वहीं राज्य के बजट में केंद्र की झलक भी देखने को मिलेगी। इसके तहत केंद्र की मोदी सरकार ने जिस प्रकार गरीब, युवा, किसान और महिला सशक्तिकरण पर फोकस किया है, प्रदेश की धामी सरकार का बजट भी इन 4 बिंदुओं पर केंद्रित होने वाला है। इसके साथ ही राज्य गठन का रजत जयंती वर्ष होने की वजह से इस साल का बजट कई मायनों में खास रहने वाला है। वहीं राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया है कि राज्य का बजट जन कल्याण की अवधारणा पर आधारित होगा। सभी वर्गों में सुझाव लिए जा रहे हैं। देखिए, मैंने एक परंपरा बनाई थी 2022 के बाद। माननीय धामी जी के मार्गदर्शन में हम लोग जब बजट पेश करते हैं, उससे पहले तमाम हितधारकों से हम लोग संवाद करते हैं और इसके अलावा हम लोग सामान्य जनता से भी उनके सुझाव मांगते हैं। आज भी व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से 9 फरवरी तक सभी लोगों से हमने आमंत्रण दिया है कि आप आइए, अपना बजट के बारे में और जो अच्छे सुझाव दीजिए। और हितधारकों के साथ मेरा बैठना हुआ था 31 जनवरी को देहरादून में, और 10 विभिन्न क्षेत्रों के, जिसमें पर्यटन से संबंधित, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कृषि से संबंधित, उद्यान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और उद्योगों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, शिक्षा जगत से संबंधित, ऐसे 10 विभिन्न सेक्टर्स से मैंने लोगों को बुलाया था। कितना बुलाओ, फिर फटाफट चलना मुझे। और वहीं उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से 38वें राष्ट्रीय खेलों को और अधिक पर्यावरण अनुकूलन और स्वास्थ्यप्रद बनाने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में जो है कोर टीम, वॉलंटियर्स और दर्शकों के लिए साइकिल सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस पहल का उद्देश्य न केवल प्रदूषण को कम करता है, बल्कि लोगों को फिट और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है। इसके माध्यम से दर्शक और वॉलंटियर के खेल परिसर के विभिन्न स्थानों तक साइकिल से आसानी से पहुंच सकेंगे और जिससे कि ट्रैफिक और कार्बन उत्सर्जन भी में कमी आएगी। और ये उत्तराखंड सरकार की पर्यावरण संरक्षण की नीति को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार खेलों को सुचारू रूप से आयोजित करने और खिलाड़ियों व दर्शकों को जो है सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देहरादून से एक इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि देश में मनाया जा रहा है सड़क सुरक्षा महीना। 35वें सड़क सुरक्षा महीने का शुभारंभ पुलिस लाइन में भी किया गया है शुभारंभ। मौके पर सैकड़ों पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पुलिस मॉडर्न स्कूल के छात्र छात्रा भी यहाँ मौजूद रहे। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर पुलिस मॉडर्न स्कूल के छात्र छात्राएं भी यहाँ पर मौजूद रहे। बड़ी पहल देहरादून से ये बड़ी जानकारी। देश में सड़क सुरक्षा महीना मनाया जा रहा है। 35वें सड़क सुरक्षा महीने का शुभारंभ हो चुका है। पुलिस लाइन में इसका शुभारंभ किया गया है। मौके पर कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पुलिस मॉडर्न स्कूल के छात्र छात्राएं भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो देश में देखिए, आज सड़क सुरक्षा मनाया जा रहा है। 35वें सड़क सुरक्षा महीने का शुभारंभ हो चुका है और पुलिस लाइन में देखिए इसका शुभारंभ किया गया। देहरादून से तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां मौके पर सैकड़ों पुलिसकर्मी इस पूरे आयोजन में शामिल हुए, छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। देहरादून से ये बड़ी जानकारी, जहां आज सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। 35वें सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ पुलिस लाइन में कर दिया गया है। तमाम छात्र छात्राएं मौजूद रहे और इसके साथ ही साथ
मौके पर सैकड़ों पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। पुलिस मॉडल स्कूल में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। छात्र छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह से सड़क को सुरक्षा जो माह है उसके अंतर्गत यातायात को लेकर भी कई ट्रैफिक नियमों को भी लेकर भी छात्र छात्राओं को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है और उसके लिए छात्र छात्राओं को बताया जा रहा है। देखिए इस पूरे कार्यक्रम में सैकड़ों पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे जो छात्र छात्राओं को ट्रैफिक से संबंधित तमाम दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आए। पुलिस लाइन में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस बीच ये बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां पुलिस मॉडल स्कूल के छात्र छात्राएं भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। और आगे बढ़ेंगे जहां पर हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित स्टेडियम में नेशनल गेम्स की कबड्डी प्रतियोगिता का जो है मैच संपन्न हो चुका है। फाइनल मुकाबले में पुरुष वर्ग में यूपी और महिला वर्ग में हिमाचल प्रदेश की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब पर अपना कब्जा जमाया है। तो वहीं पुरुष वर्ग की फाइनल मुकाबले में आपको बताते हैं कि यूपी की टीम ने दमदार खेल का प्रदर्शन करते हुए चंडीगढ़ की टीम की 57-43 के अंतर से हराया। वहीं यूपी के खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और चंडीगढ़ की टीम का दबाव में बनाए रखा। दूसरी ओर बात कर ले महिला वर्ग में तो हिमाचल प्रदेश की टीम ने बेहद रोमांचक मुकाबले में हरियाणा की 27-22 से पराजित का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच के दौरान रोशनाबाद स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा रहा और वहीं खेल प्रेमियों में जोश और तालियों की गूंज से माहौल बेहद रोमांचक बना हुआ था। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने पूरे जोश और समर्पण के साथ खेलते हुए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और इसी के साथ मैच समाप्त होने के बाद विजेता और विजेता टीमों का भी मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। मेरी टीम ने और कोचेज ने तो आज वो काम आई है, सफल हुई है। नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल लेना बहुत बड़ा इवेंट, मतलब बहुत बड़ी खुशी है नेशनल गेम में गोल्ड जीतना। और मैं इस चीज से ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैंने अपनी टीम को यही बोला था कि कोई परेशान नहीं है, मैं अगर कुछ गलती होती है, कुछ भी होता है, मैं जवाब दूंगा। कोचेज इतना अच्छा टीम को मैनेज कर रहे थे, बता रहे थे, समझा रहे थे, तो सभी टीम ने प्रूव करके दिखाया है। और मैं अपने कोचेज को, टीम को धन्यवाद करना चाहूंगा, सबसे बड़ा अपनी यूपी सरकार को, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट इतनी अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं। यूपी सरकार हमारी जो खुद मुझे इतनी अच्छी जॉब मिली है और नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल पे भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज और जॉब बोली है, तो वो सभी बच्चों के दिमाग में है। तो आज गोल्ड मेडल लेके घर जाएंगे, सभी खुश हैं। हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपके थ्रू मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि यहाँ के हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, ऑडियंस के थ्रू भी और यहाँ के स्टाफ मेंबर सारे जितने भी थे सबने बहुत प्यार दिया हमें और हमें जीत के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि हम तीसरी बार विन हुए हैं और हम अपनी विक्ट्री को कंटिन्यू कर पाए, तो बहुत ज़्यादा खुश है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मूवमेंट है क्योंकि हमारा पड़ोसी प्रदेश है और यहाँ पे पहला टूर्नामेंट में खेल रही हूँ और इतना अच्छा आयोजन करवाया गया है सरकार के द्वारा और रहने का, खाने का, ग्राउंड का सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे लोग भी इतने अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और यहाँ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और खेलने का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा शुरू से लेकर। और वहीं राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल ने दिव्यांगों और बुजुर्गों की सहायता के लिए ठोस पहल किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट में और तहसील में पहुंचने वाले बुजुर्ग दिव्यांग फरियादियों के लिए डेडिकेटेड वाहन सुविधा मुहैया कराई जाएगी। और वहीं दिव्यांग वृद्धजनों को विकास भवन, जिला समाज कल्याण, तहसील और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सीनियर सिटीजन, महिला सेल सहित अन्य विभागों के जाने की सहूलियत मिलेगी। और इसी के साथ ही डीएम ने जनता दर्शन सुनवाई में आने वाले बुजुर्ग दिव्यांग फरियादियों को समस्याओं को देखकर सुविधा मुहैया कराने का निर्णय लिया है। मीडिया के बंधु तथा मेरे साथियों, एक डेडिकेटेड वाहन का ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। हमारे यहाँ पर बुजुर्ग काफी संख्या में आते हैं, दिव्यांगजन आते हैं जिनकी कई समस्याएं होती हैं। विमेन सेल में उनको एस्कॉर्ट करना पड़ता है, सीनियर सिटीजन सेल में भेजना पड़ता है, विकास भवन में हमारे जितने भी सोशल बेनिफिट स्कीम्स रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनके यहाँ पर भेजना पड़ता है, समाज कल्याण ऑफिस है या अन्य हमारे जितने भी
जनपद में विभाग हैं। तो अमूमन ये देखा गया है कि बहुत से केसेस में उनके साथ कोई सहायक नहीं होता या उनके पास साधन नहीं होता जाने का, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये सुविधा विकसित की गई है और विद इन 10 or 15 days दिस विल बी ऑपरेशन। और उत्तराखंड में महिला अपराध को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस काफी संवेदनशील रहती है और इसी को देखते हुए राजधानी देहरादून में दून पुलिस ने कई स्थानों पर महिलाओं की सहायता के लिए पिंक बूथ बनाए हैं। और वहीं एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने जानकारी दी है कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं कई मामलों में महिलाएं थाना या फिर चौकी आने में थोड़ा डर महसूस करती हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए दून पुलिस ने कई स्थानों पर महिलाओं की सहायता के लिए पिंक बूथ बनाए हैं और जहां पर महिलाएं आसानी से अपनी समस्या या परेशानी को आकर पुलिस को बता सके, जिस पर पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सके, साथ ही महिलाओं की सुरक्षा भी बेहतर हो सके। मीडिया के बंधु तथा मेरे साथियों, मीडिया के बंधु तथा मेरे साथियों, तभी खासकर जो सेनाई चौक पर कोतवाली पलटन बाजार में है, वहां पर जो भी महिलाएं रहती, बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी उनकी शिकायतें रहती, जो वो थाने चौकी पर आने में थोड़ा संकोच करते हैं, तो वो अपनी शिकायतों को वर्बली भी बता देते हैं और रिटर्न भी बताते हैं। तो वहां से वो हमारे जो महिला कांस्टेबल है वो संबंधित थाने को वहां पर इंटीमेट कर देते हैं और जिससे कि हमारे चिता पुलिस है वो अटेंड कर लेते हैं। ये सिस्टम अभी शुरू है और भी स्थानों को चिन्हित किया गया है, तो थाना क्षेत्रों में जहाँ लगता है आवश्यकता है पिन बूथ की, उनको भी आने वाले फेज में हम उसको अगले माह तक कोशिश है कि उनको उन जगहों पर लगा दिया जाए। खबर हरिद्वार से है, जहां पर जिले के 17 थानों और कोतवाली को अब खर्च के लिए नगद धनराशि नहीं दी जाएगी। जी हां, वही नई व्यवस्था के तहत सभी थानों के लिए बैंक खाते खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं और जिससे कि अब धनराशि सीधे खातों में ट्रांसफर होगी। आपको बताते चले कि जिले में सबसे पहले सिटकुल थाने का बैंक खाता खोला गया है, जबकि अन्य थानों और कोतवाली के खाते खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं अब तक पुलिस टीमों को अपराधियों की धरपकड़ और दबिश के लिए नगद धनराशि दी जाती थी, लेकिन अब इस व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन को अपनाया जा रहा है। ऐसे में नई प्रणाली से वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगेगी और थानों के खर्च का रिकॉर्ड भी सटीक रहेगा। आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जबरदस्त प्रचार किया है। इस बीच आपको यह भी बताते चले कि उन्होंने दबाना में बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुमार के समर्थन में जनता को संबोधित किया और वहीं उत्तमनगर में बीजेपी प्रत्याशी पवन शर्मा के समर्थन में जनसंपर्क कर लोगों से बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील भी की है। सीएम धामी ने अपने संबोधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि खोखले वादों और जनता को ठगने की दुकान अब बंद होने जा रही है। साथ ही सीएम ने कहा है कि दिल्ली की जनता अब भ्रष्टाचार और कुशासन से उब चुकी है और इस बार बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। शराब के ठेके खोल दिए, करोड़ों का शराब घोटाला कर दिया, जिसमें खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में चले गए, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में चले गए और अभी भी केवल ये आरोप मुक्त नहीं हुए हैं, ये केवल और केवल बेल पर आए हुए हैं। 24 घंटे इन्होंने कहा था हम पानी देने का इन्होंने वायदा किया था, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड में 28,000 करोड़ का घोटाला करके आज भी दिल्ली की 40% आबादी दिल्ली वासियों को टैंकर के हवाले कर दिया।
बवाना क्षेत्र के लोगों को ब्लैक में पानी खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। और मैंने सुना है कि यहां के विधायक जी पानी के किल्लत पर सवाल उठाने वाले लोगों को भी जान से मारने की धमकी देते हैं। मैं ठंडा कर दूंगा कहते हैं भाइयों बहनों, स्वास्थ्य मॉडल का ढोंग रखने वाले फर्जीवाल की सरकार ने 65,000 फर्जी लैब टेस्ट कराकर 300 करोड़ का खेल कर दिया। इतना ही नहीं, पैनिक बटन के नाम पर हमारी बहनें मातृशक्ति इतनी बड़ी संख्या में बैठी हैं जो बसों में जाती होंगी। इन्होंने 5 वर्ष पहले कहा था कि हम बस में पैनिक बटन लगाएंगे, यानी किसी को कोई परेशानी होगी वो बटन दबाया जाएगा। किसी बस में कहीं पैनिक बटन लगा है क्या? कहीं लगा है बताइए? कहीं नहीं लगा भाइयों बहनों। और पैनिक बटन के नाम पर 500 करोड़ का घोटाला कर दिया, राशन कार्ड में 5400 करोड़ का घोटाला कर दिया, बस खरीद में 4,500 करोड़ का घोटाला कर दिया, क्लासरूम के नाम पर 2,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, सीसीटीवी लगाने में 571 करोड़ का घोटाला, वक्फ बोर्ड में 100 करोड़ का घोटाला। भ्रष्टाचार की तो तब हद हो गई जब जनता के पैसों से इन्होंने खुद के लिए ऐसो आराम के लिए शीश महल बनवा दिया भाइयों बहनों, और सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत उसमें लगा दी। और संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का बजट पेश किया है। इस बजट को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि ये बजट मध्यम वर्ग के लोगों के लिए राहत साबित होगा। धामी ने एक तरफ जहां बजट को लेकर मोदी सरकार की तारीफ की है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के लोगों से मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस बीच बजट से कुछ लोग खुश हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि यह बजट किसानों और आम लोगों के हित में नहीं है। आम बजट 2025 के कुछ लोग इस देश की प्रगति को रफ्तार देने वाला बजट बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इस बजट में निराश भी हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस साल के बजट में मध्यम वर्ग को टैक्स से मिली छूट के अलावा कुछ नहीं दिया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला, मध्यम वर्ग को आगे लाने वाला, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाताओं के लिए, सबके लिए ये एक ऐसा बजट है जिसमें सबके लिए प्रावधान किया गया है। और निश्चित रूप से ये हर वर्ग को आगे लाने वाला बजट है। हर वर्ग की इसमें चिंता की गई है, समावेशी है, सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राही है। भारत के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स पर कोई भी टैक्स न लिया जाना निश्चित रूप से भारत के मध्यम वर्ग की जनता के उत्थान का बजट है। मैं इस बजट के लिए निर्मला सीतारमण जी को, वित्त मंत्री जी को और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर, दिल्ली चुनाव में लगातार चुनाव प्रचार करे, कई जनसभाओं को आप संबोधित किया, आपने केजरीवाल पर बिल्कुल सिर्फ निशाना साधा सर, जो यमुना को लेकर सर किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, केजरीवाल जी ने 2020 के अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी कहा था कि यमुना जी को हम अगले वर्ष साफ कर देंगे। पिछले 5 वर्षों तक लोगों को केवल आंखों में लोगों की धूल झोंकते रहे हैं। अब यमुना जी पर फिर से जो है कि अगले वर्ष में यमुना जी को साफ कर दूंगा, ये पूरी उनकी घोषणा है, झूठ है और लोग उन पर विश्वास करने वाले नहीं हैं। अपनी नाकामी का ठीकरा जिस जन्मभूमि में पैदा हुए वहां के पुत्र होकर कुपुत्र जैसा काम कर रहे हैं। और कोई जहर मिलाता है क्या पानी में? इस प्रकार की बातें करना निसंदेह राज्यों के बीच में परस्पर भेदभाव करना है। किसी लेबोरेटरी में कोई या तो टेस्ट किया गया होता कि वहां से जहर मिलकर आया है, फिर कभी कहते हैं यमुना जी को रोक दिया गया है। यमुना जी को रोक दिया होता तो आज गांव में पानी भर गया होता। तो इसलिए लोग अब इन पर भरोसा नहीं करने वाले हैं और इस बार केजरीवाल को बदलकर यहाँ भाजपा का डबल इंजन लगाने वाले हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जैसे डबल इंजन की सरकारें पूरे देश के अंदर विकास कर रही हैं, बार बार लोग डबल इंजन को मौका दे रहे हैं। दिल्ली में भी इस बार डबल इंजन लगेगा। राजीव वर्मा। राजीव जी, जिस तरीके से केंद्र सरकार का बजट आया है और 12 लाख तक की जो इनकम है उस पर अब जो है टैक्स नहीं देना होगा, वो फ्री कर दिया सरकार ने, तो किस तरीके से इसको देखते हैं? नहीं, ये सरकार का जो फैसला था ये बहुत अच्छा है और मिडिल के क्लास व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। राहुल जी, जिस तरीके से केंद्र सरकार का बजट आया है और 12 लाख तक की जो इनकम जिनकी है उनको
लिए जो टैक्स है वो माफ कर दिया गया है, उसके लिए कोई टैक्स नहीं है, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने। पहले 7 लाख की 6 या 7 लाख की छूट थी, अब हमें 12 लाख की छूट मिल गई है, तो बहुत बढ़िया किया गवर्नमेंट ने। ये मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत दी है सरकार ने हमारी। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में किसान, महिला और युवा समेत हर वर्ग के लोगों को समाहित किया गया है। खास बात यह है कि टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। बताते चले कि अब 12 लाख रुपए सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और यह आम बजट पेश होने के बाद उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार यह 8वां बजट है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने संतुलन, समावेशी और अच्छा बजट पेश किया है। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और जिस प्रकार से एनडीए की तीसरी सरकार जिसका नेतृत्व आदरणीय मोदी साहब कर रहे हैं, उस सरकार का ये पहला बजट और सीतारमण जी का ये लगातार 8वां बजट है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उन्होंने हर वर्ग को साधने का काम किया, यदि एक